Today I'm going to cover the topic urine analysis, and the urine analysis uh, covered under three following heads. First is the physical examination of urine, second is the chemical analysis of urine, and third is the microscopic analysis of sediments. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है वॉल्यूम. दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर. मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑनर हमें देते हैं, और ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है ये वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ यूरिन और द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड पर डे बाय द नॉर्मल एनिमल डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स पे यूरिन का वॉल्यूम डिपेंड करता है, सच एज क्लाइमेट, डाइट, फ्लूइड इनटेक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सरसाइज, साइज एंड वेट ऑफ एनिमल. तो अलग अलग जो पर डे यूरिन आउटपुट है, हॉर्सेस में 2 to 11 एवरेज होता है 4.7 लीटर पर डे. केटल में है 10 to 22 लीटर पर डे, एवरेज है 16. देन शीप एंड गोट्स, ये स्मॉल एनिमल है, देखें इसमें मैक्सिमम जो है 0.5 से 2 लीटर पर डे. तो ह्यूमन बींग्स में भी जो है 1.5 लीटर पर डे रिलीज़ होता है ऑन एन एवरेज. डॉग एंड कैट में भी 0.5 से 2 लीटर पर डे एवरेज 1 है. पिग में भी 2 to 6 लीटर पर डे, एवरेज 4 लीटर पर डे पिग भी एक्सक्रीट आउट करता है. पैथोलॉजिकली जब भी यूरिन वॉल्यूम बढ़ता है तो इसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं. पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम, और जब भी यूरिन का वॉल्यूम इससे कम हो जाए तो इसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, यानी कि डिक्रीज इन द वॉल्यूम. कभी कभी यूरिन नहीं आती है, इसको हम कहते हैं एनयूरिया, यानी कि देर इज़ नो यूरिन. तो यूरिन का नहीं आना, ठीक है, यहाँ एनयूरिया कहलाता है. तो पॉलीयूरिया की कंडीशन कब कब बन सकती है? पॉलीयूरिया की कंडीशन बनती है क्रोनिक प्रोग्रेसिव रीनल फेल्योर में. तो मैंने इसको पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में भी देखा है. आपके पास जब भी कभी कोई डॉग आता है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ऑनर रिपोर्ट करता है कि बार बार पेशाब कर रहा है, ह्यूमन में भी यही नेचर होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन. तो ये होता है जो पाइलोनेफ्राइटिस वाला पोर्शन है, जो पाइलस वाला पोर्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट का, आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं. और ये कंडीशन जब भी होती है तब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है. क्रोनिक प्रोग्रेसिव रीनल फेल्योर की कंडीशन में भी जो होता है, रीनल फेल्योर में भी पॉलीयूरिया होता है. इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस क्या कंडीशन है? जब भी इंसुलिन कंसंट्रेशन बहुत कम हो, देन ग्लूकेगॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, और जैसे एपिनेफ्रिन वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो, तब भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है. तो इसमें मैं अपन लिख सकते हैं कि डिक्रीज़ इंसुलिन हो, इंक्रीज़ ग्लूकेगॉन हो, ठीक है, और या फिर इंक्रीज़ एपिनेफ्रिन हो, तब इस कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में, क्योंकि इस समय ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में, और जब भी ग्लूकोज ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता. ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता तो कीटोन बॉडीज़ बनती है बॉडी में, क्योंकि यहाँ पर लिपिड का जो है डिस्टेरिफिकेशन होता है और लिपिड्स ब्रेकडाउन होता है, और लिपिड जो है एनर्जी देता है तो कीटोन बॉडीज़ बनाता है. तो जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं, तो जब वो बनती हैं तब बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रिपोर्टेड होता है, क्योंकि बॉडी उसको कैसे भी करके बाहर फेंकती है. तीसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस है. तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपने देखा होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करता है, हम जानते हैं. इसमें एक हार्मोन होता है एडीएच, जो कि इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एडीएच जो है जब डाउन हो जाता है, जब डिक्रीज़ हो जाता है, तब डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में पॉलीयूरिया बनता है. फिर हाइपर एड्रेनोकॉर्टिसिज्म. तो आप देख सकते हैं कि जब इपिनेफ्रिन मैंने आपको बताया बढ़ा हुआ होगा, तो हाइपर एड्रेनोकॉर्टिसिज्म में भी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं वो बढ़े हुए रहते हैं, ठीक है. तो
इसके बाद जनरलाइज्ड लीवर डिसीजेस, जब भी लीवर डिसीज़ होगी तो आप देखेंगे कि यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉलीयूरिया की कंडीशंस हैं। इसके अलावा पॉलीयूरिया होगा डाययूरेटिक से देने पर, जब हम डाययूरेटिक से देंगे। इसके अलावा फ्लूइड ज़्यादा देंगे तब भी पॉलीयूरिया होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एडमिनिस्टर करेंगे तब पॉलीयूरिया होगा। और पायोमेट्रा की कंडीशन जब बनती है तब पॉलीयूरिया होगा। अब ओलिगोयूरिया यानी क्या होता है? डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो यूरिन वॉल्यूम कब कब कम होगा? जैसे जब फीवर होगा फ्रॉम एनी कॉज। फीवर में क्या होगा? जितना भी स्वेट है ना, इसमें फीवर इसलिए ओलिगोयूरिया करेगा क्योंकि जो स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो यूरिन आउटपुट कम होगा। देन एक्यूट रीनल फेल्यूर है, सपोज सडन रीनल फेल्यूर हो गया तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। देन है क्रोनिक प्राइमरी रीनल फेल्यूर। तो जब प्राइमरी रीनल फेल्योर होगा तब इडीमा की कंडीशन में भी ये होता है कि बॉडी में ही फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो यूरिन आउटपुट कम होता है। मार्क्ड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, बीपी अगर डाउन हो जाएगा, है ना, तब होगा। इसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी पैसेज इम्पेयर्स फ्लो इन यूरिन। तो मैंने देखा है जैसे यूरिनरी कैल्कुलाई वगैरह भी जब बनते हैं ना, तो कैल्कुलाई वगैरह भी जब बनते हैं तब भी यूरिन आउटफ्लो जो होता है कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे नेफ्राइटिस की कंडीशन हो, इसके अलावा ये तब भी कम होगा जब डिक्रीज फ्लूइड इनटेक होता है या डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है ड्यू टू वोमिटिंग हो या डायरिया हो। तो इन कंडीशन में भी ओलिगोन्यूरिया होगा। या फिर नेफ्राइटिस हो, एक्यूट नेफ्राइटिस वगैरह की कंडीशन हो, शॉक लगा हो, है ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वगैरह हो, कोई हार्ट की डिसीज़ हो, तब ओलिगोन्यूरिया होगा। अब एन्यूरिया कब होता है? एन्यूरिया होता है, दिस इज़ एक्चुअली एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ओलिगोन्यूरिया। तो इसके अलावा जब कोई यूरिनरी कैल्कुलाई वगैरह भी होता है तो कैल्कुलाई की कंडीशन में जो है ओलिगोन्यूरिया से एन्यूरिया में कन्वर्शन हो जाता है। बफेलो कॉफ जो भी हॉस्पिटल्स में आते हैं ज़्यादा करके उनमें एन्यूरिया मिलता है क्योंकि उनमें कैल्कुलाई बना हुआ होता है। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है एन्यूरिया। इसमें यूरिन प्रोडक्शन तो हो रहा है, यानी किडनी यूरिन प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ कैल्कुलाई एक ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है यूरिन आउटफ्लो बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे यूरिन के कलर की, और कलर है तो हम डेफिनेटली बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। तो कलर जब भी यूरिन में आता है तो वो होता है ऑलमोस्ट पेल येलो और डार्क अंबर। तो आपसे कोई कलर पूछे व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूरिन, तो आप कहेंगे पेल येलो या डार्क अंबर कलर होता है। अब ये पूछेंगे भाई क्यों होता है, तो आपको बताना है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है, तो आप बताएंगे कि एक येलो पिगमेंट है और ये जो एंडोजिनस मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वहाँ से ये रिलीज़ होता है। पर ये जो कंसंट्रेशन है डाइट के अकॉर्डिंग रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरोक्रोम के अलावा थोड़ा बहुत येलोइशनेस जो होता है वो यूरोबिलिन के कारण भी आता है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब ऐसा कैसे होता है, तो जो देखिए दो मेथड हैं। पहला तो ये है कि जब भी बिल्रुबिन, है ना, आप समझे कि बिल्रुबिन जो है वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन में, और जो कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन है वो एस्क्लेट आउट होता है और वही यूरोक्रोम है। वही क्या है, यूरोक्रोम है। मतलब कॉन्जुगेशन के बाद ही वो डिसॉल्व होता है और यूरिन में एस्क्लेट आउट होता है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिल्रुबिन होता है उसका माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, और माइक्रोबियल डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। तो माइक्रोबियल डाइजेशन से वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिनोजन में। तो जो बिल्रुबिन है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल डाइजेशन, और वो भी जो होता है यूरिन में एसिड आउट होता है। तो इस टाइप से दो टाइप के हमने आपको बताया है बिल्रुबिन जो कि यूरिन में एसिड आउट होते हैं, और ये जो दोनों हैं ये पेल येलो टू डार्क अंबर कलर देते हैं। इसको आप यूरोक्रोम कहते हैं, और आप इसको कुछ पार्ट जो है यूरोबिलिन का आता है वो भी कह सकते हैं। तो ये कलर कब चेंज होगा, कलर तब चेंज होगा क्योंकि बिल्रुबिन कहाँ से बना, बिल्रुबिन ही जो है
मेनली बनता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये नॉर्मल पैटर्न है, हमें पता है 120 दिन में आरबीसी जो है रप्चर होती है। पर आरबीसी के ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने पर या फिर हीमोलाइटिक जॉइंडिस होने पर, जिसमें बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होती है, तब इस कंडीशन में जो ये कलर है ब्राउन कलर, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा येलोइश कलर हो जाएगा। तो पहला तो ये देयर इज इंक्रीज इन येलोइश कलर इन दिस कंडीशन। अब बाइल कभी कभी मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बाइल में, बाइल निकल ही नहीं पा रहा है, तो बाइल बिलियरी स्टेसिस के कारण यूरिन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो बाइल है वो बिल्रुबिन के फॉर्म में बना, और बिल्रुबिन जो होता है वो नॉर्मली यूरिन में आ रहा था, लेकिन बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बाइल का स्टेसिस हो गया, तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, वो सीधे के सीधे यूरिन में आने लग जाते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स का आना, बाइल पिगमेंट्स क्यों यूरिन में आते हैं? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स अब इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल डाइजेशन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। बाइल पिगमेंट का स्टेसिस हो गया है, वो इंटेस्टाइन में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो बाइल पिगमेंट्स कहाँ जा रहे हैं? बाइल पिगमेंट्स सर्कुलेशन में जा रहे हैं। सर्कुलेशन में जाते हैं तो क्या होता है, वो किडनी से फिल्टर होते हैं और यूरिन में आते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स कब देखने को मिलेंगे? जब देर इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। तो हीमोलाइटिक जॉइंडिस और दूसरा हमने पढ़ लिया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, ठीक है। तो बिल्रुबिन जो होता है ये नॉर्मल है, और ये येलो फॉर्म देता है। क्या देता है? मतलब येलो फॉर्म यानी येलो कलर देता है। जबकि बिल्रुबिन से ऑक्सीडाइज होकर बिलीवर्डिन बनता है। बिल्रुबिन से ऑक्सीडाइज होके बिलीवर्डिन बनता है, और बिलीवर्डिन जो होता है यूरिन को ग्रीनिश कलर देता है। तो मान लीजिए अगर यूरिन में ग्रीनिश कलर आ गया तो आप कहेंगे कि इसमें बिलीवर्डिन आ रहा है, और बिलीवर्डिन नहीं आना चाहिए। तो बिल्रुबिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि गलत तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। बिलीवर्डिन आ गया और ग्रीनिश कलर दे रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो है टूट के बनता है। और हीमोग्लोबिन नॉर्मली यूरिन में कब आता है? भाई आप ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन के साथ नॉर्मली प्लाज्मा में बाइंड हो जाता है, और कोशिश हमारी बॉडी ये करती है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट आयरन है उसका अपटेक कर लिया जाए। तो वो जो प्रोटीन है जिससे ये हीमोग्लोबिन बाइंड होता है उसको हम कहते हैं हिपेटोग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं? हिपेटोग्लोबिन। और अगर हिपेटोग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन टिकेगा क्या? बताएं, नहीं टिकेगा। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो यूरिन में आने लग जाएगा। तो अभी इसमें क्या होता था, हीमोग्लोबिन जो है वो बिल्रुबिन में कन्वर्ट होता था, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हिपेटोग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड हो जाता था, बिल्रुबिन में कन्वर्ट हो जाता था, और बिल्रुबिन जो होता है बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट्स हो जाते थे, और ये बाइल जो होता था इसका यूरोबिलिनोजन बन के माइक्रोबियल डाइजेशन के थ्रू यूरिन में आता था। इसके अलावा ये जो बिल्रुबिन था, दूसरा इसका मेथड था कॉन्जुगेशन हो जाता था लीवर में जाके, और कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन जो था वो यूरिन में आता था, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आप ये लिख लें चाहे यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन कब मिलेगा यूरिन में? जब देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ हिपेटोग्लोबिन। हिपेटोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। जब उसकी डिफिशियंसी होगी तो जब भी अ, मान लीजिए लीवर डिसीज़ होगी तो हिपेटोग्लोबिन प्रोटीन कम बनेगा, तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, जो आरबीसी उसका ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा यूरिन में आएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका दूसरा रीज़न है। पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ हिपेटोग्लोबिन। दूसरा है कि देर इज़ हाईली डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। जब इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया के कारण देर इज़ ब्राउन टू वाइन कलर। हीमोग्लोबिन यूरिया के कारण क्या होगा? कलर की बात कर रहे हैं, कलर हो जाएगा ब्राउन टू वाइन कलर। अब आप ये बताएं कि ये हीमोग्लोबिन यूरिया कब होगा, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कब सबसे ज़्यादा होगा? ये तब सबसे ज़्यादा होगा जब सीवियर बर्न हो जाए, जब एनिमल को बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो जाए, तब आप उसकी यूरिन देखेंगे तो ब्राउन या फिर वाइन कलर की दिखेगी। दूसरा, हिमोलाइटिक डिसीज़ हो, जैसे पायरोप्लाज्मोसिस है, जैसे जो ट्रिपेनोसोमियासिस वगैरह की जो डिसीज़ होती है ना,
उसमें ये क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ है, वो क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है। और इसके अलावा एक इडियोपैथिक हीमोग्लोबिन यूरिया इन केटल मिलता है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, पर मैंने जो फील किया है और वो ये है कि जब हाइपोफॉस्फेटिमिया होता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, तब भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। ठीक है। बबेसियोसिस की जब डिसीज़ होती है, तब भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस डेफिशिएंसी से जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, और फास्फोरस नहीं होने के कारण फास्फोलिपिड की इंटीग्रिटी चेंज होती है और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो ये जो है मैंने केटल में देखा है इसको। और ऐसे केटल्स जो होती हैं वो फास्फोरस, जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट वगैरह जो देते हैं, या फास्फोरस जो है देते हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है एनिमल। ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कलर की। तो अब हम बात करेंगे मायोग्लोबिन यूरिया जब होता है, यानी कि जब मायोग्लोबिन टूट करके आता है तो क्या होगा। तो आप देखें कि हीमोग्लोबिन कहाँ से निकल के आया, वो आया है आरबीसी से। और मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है एक्चुअली मसल्स के अंदर का ग्लोबिन पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट होता है मसल के अंदर का, जो कि जिसका ब्रेकडाउन होता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब भी होता है, तो इससे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, नॉर्मली क्या बनता है आप देखेंगे तो यूरिया बनता है। और यूरिया जो होता है वो हमारी यूरिन में आता है ना। तो जब बहुत ज़्यादा यूरिया बनता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा यूरिया बनेगा तब उस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। तो आप कंफ्यूजन ना हो आपको, हमेशा याद रखना कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है, और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। याद रहेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। जब यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको हम यूरेमिया नहीं कहेंगे, उसको हम यूरिकेमिया कहेंगे, बराबर। लेकिन जब प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, तो एमिनो एसिड से जब यूरिया बनता है और यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसको हम यूरेमिया कहेंगे। तो यूरेमिया कब कब होगा, जब भी ब्लड में यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ेगा ड्यू टू रीनल फेल्योर। देखो, रीनल फेल्योर का मतलब क्या होता है, रीनल फेल्योर में मतलब ये है कि यूरिन में प्रोटीन जो है, यूरिन फेल्योर हो गया तो जितना भी यूरिया है वो यूरिन से कम रिलीज होगा, कम जाएगा बाहर, तो ब्लड में यूरेमिया होगा। ब्लड में जब यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यूरेमिया। तो रीनल फेल्योर के कारण जब भी होगा तब यूरेमिया है। और जब भी यह जो यूरिया है उसका कंसंट्रेशन प्रोटीन डिग्रेडेशन से ही होगा, या फिर अदर नाइट्रोजन मेटाबोलाइट के ब्रेकडाउन से होगा, लेकिन रीनल फेल्योर नहीं होगा, तब इसको हम यूरेमिया नहीं कहकर एजोटेमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एजोटेमिया। तो ये दो एक ही कंडीशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूरेमिया तब होता है जब रीनल फेल्योर होगा, और एजोटेमिया तब होता है जब रीनल फेल्योर नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में यूरिया लेवल बढ़ रहा है, और एजोटेमिया में यूरिया का लेवल भी बढ़ता है, साथ में अदर नाइट्रोजन मेटाबोलाइट का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये मसल्स से रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी इस मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है और ग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है, मसल से रिलीज़ होता है। तो जब भी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा मायोग्लोबिन रिलीज़ होगा मसल्स के कारण। और ये कब होगा, जब विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स के प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। तब एजो मतलब जब यूरिन में इस कंडीशन में एजोटेमिया होने के कारण एजोटोरिया होगा, है ना, एजोटूरिया होगा। मतलब यूरिन में भी इस टाइप का जो अदर नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स हैं वो आएंगे। तो जब एजोटोरिया होगा तब कलर कैसा हो जाएगा, यूरिन का ब्राउन टू कॉफ़ी कलर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मायोग्लोबिन जो होता है वो भी आप देखें कि मसल्स कैसी होती हैं, रेड होती हैं, तो उनके ब्रेकडाउन से भी, क्योंकि आयरन होता है तो आयरन ब्राउन या कॉफ़ी कलर का यूरिन बनाएगा। अब मान लीजिए हिमेचुरिया हो गया। हिमेचुरिया क्या होता है, हिमेचुरिया होता है
जब कंप्लीट आरबीसी निकलती है। तो कंप्लीट आरबीसी कब निकलेगी? कंप्लीट आरबीसी तब निकलेगी जब ग्लोमेरुलो मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो पोल साइज होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस का पोल साइज जब बढ़ जाएगा तो आरबीसी छन के किडनी से बाहर आने लगेगी। तो जब भी किसी भी टाइप का नेफ्राइटिस होगा, जब भी किसी भी टाइप का किडनी डिसीज़ होगी, तो हेमेचुरिया होगा और ब्लड टिंज्ड यूरिन आएगा और इससे कलर कैसा हो जाएगा? पिंक टू ब्राउन एंड ओपेक कलर हो जाएगा। लेकिन जब भी हीमोग्लोबिन होता है तो जो यूरिन का कलर है, कलर नहीं, अब यहाँ हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पर। तो नॉर्मली यूरिन ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब भी हीमोग्लोबिन यूरिन में आता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ट्रांसलूसेंट ही रहता है, लेकिन जब हिमेचुरिया होता है तो यूरिन ब्लड टिंज्ड हो जाता है। जब हम सेडिमेंटेशन करेंगे तो हिमेचुरिया के कारण सेडिमेंट्स ऑफ आरबीसी हमको मिलेंगे। जब हम सेडिमेंटेशन करेंगे और अगर हीमोग्लोबिन है तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो होल कलर है यूरिन का वो रेड ही रहेगा, है ना, या फिर वो डार्क ब्राउन ही रहेगा। अब आगे चलते हैं। हेमेचुरिया का इन्होंने जो दूसरा रीज़न बताया है, पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला है डीजेनरेटिव किडनी चेंजेस, जिसको मैंने आपसे कहा था नेफ्राइटिस। और ये जो डीजेनरेटिव किडनी चेंजेस हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। अब जो दूसरा इन्होंने बताया है वो है स्पेसिफिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस होने पर भी यूरिन में, क्योंकि सिस्ट जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर है उसके इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं सिस्टाइटिस। इसके बाद अब हम ट्रांसपेरेंसी पर आते हैं। तो कभी कभी बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के कारण जो ट्रांसपेरेंसी होती है यूरिन की वो हो जाती है वाइटिश ऑपलेसेंस। इसके अलावा कभी कभी उसमें ल्यूकोसाइट्स आते हैं या ट्यूब कास्ट आते हैं, तो इसके कारण ट्रांसपेरेंसी हो जाती है क्लाउडीनेस। तो क्लाउडीनेस क्यों होता है? ट्यूब कास्ट और ल्यूकोसाइट्स के कारण। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली देखें तो इक्वाइंस जो होते हैं, इक्वाइंस में जो यूरिन का ट्रांसपेरेंसी हो जाती है वो हो जाती है फ्लोकुलेंस। तो नॉर्मली इक्वाइन की जो यूरिन होती है वो फ्लोकुलेंस क्रिएट करती है, और ऐसे ही बोवाइन में जो यूरिन होती है वो सेडिमेंट क्रिएट करती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होने के कारण ये प्रॉब्लम नहीं, ये नॉर्मली इक्वाइंस और बोवाइंस में होता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली यूरिन जो होती है वो क्लियर होती है, पर पैथोलॉजिकली उसमें दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वो दो चीज़ें हैं क्लाउडीनेस हो जाना या फिर फ्लोकुलेंट बनना। तो क्लाउडीनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लाउडीनेस कब कब बनती है? जैसे उसमें ट्यूब कास्ट हो या फिर ल्यूकोसाइट्स हो। वाइटिश ऑपुलेसेंट्स तब बनता है जब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई वो था फ्लोकुलेंस। तो फ्लोकुलेंस कब बनता है? जब देर इज क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो। तो ये तीन कंडीशन मेन है, पर इसके अलावा भी जो ट्रांसपेरेंसी है यूरिन की, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूरिनरी क्रिस्टल, जैसा मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर म्यूकस थ्रेड होने के कारण बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया होने से होता है वाइटिश ऑपलेसेंस, देन ट्यूब कास्ट होता है, देन एपिथेलिया या फिर ल्यूकोसाइट्स एंड रेड सेल्स होने के कारण वेरिंग डिग्री ऑफ ओपेसिटीज़ होती है। तो फाइनली कलर ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन का कलर येलो टू लाइट अंबर कलर का होता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, लेकिन येलो टू अंबर नॉर्मल देखा गया है। कलरलेस टू पेल येलो कब होता है? जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आ रही हो, है ना, या फिर लॉस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी हो रहा हो या पॉलीयूरिया हो रहा हो। इसके बाद डार्क येलो, बहुत ज़्यादा येलो टू ब्राउन कलर कब आता है? जब एक्यूट नेफ्राइटिक डिहाइड्रेशन हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, है ना। तो आपने देखा होगा फीवर के बाद बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर आता है। इसके बाद येलो ब्राउन टू ग्रीनिश येलो कब आता है? जब ग्रीन बिलीवर्डिन यूरिन में रिलीज होता है, या फिर येलो ब्राउन बिल्रुबिन और यूरोबिलिन जो होता है रिलीज होता है। रेड कलर कब आता है? जब हिमेचुरिया होता है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, उसमें डार्क ब्राउन कलर आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिजिकल कंस्टिट्यूएंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज वेट और डेंसिटी
ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ या इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम रिफ्रैक्टोमीटर से मेज़र करते हैं, यूरिनोमीटर से मेज़र करते हैं और रिएजेंट स्ट्रिप से मेज़र करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल होती है वो रेंज करती है 1.015 से लेकर के 1.050 और इसका एवरेज जो होता है वो होता है 1.025। स्पेसिफिक ग्रेविटी कब यूरिन की इंक्रीज होती है? व्हेन जब देर इज़ इंक्रीज फ्लूइड लॉस। देखो फ्लूइड लॉस होगा बहुत ज़्यादा तो जो यूरिन होगी बहुत कंसनट्रेटेड हो जाएगी, तो ऐसे में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। डिक्रीज वाटर इनटेक, पानी कम पीने में आएगा तो यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। एक्यूट रीनल फेल्योर, जब भी एक्यूट रीनल फेल्योर होगा तो यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। शॉक की कंडीशन में जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह लगता है तो यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। फीवर में क्या होता है, वैसे ही हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कब डाउन होगी, यानी जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आएगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो जाएगी। जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटस ले लो या डायबिटीज़ इंसिपिडस ले लो, दोनों ही कंडीशन में, यानी कि जब भी आपका पॉलीयूरिया होगा तब स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन होगी। पायोमेट्रा की कंडीशन बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो भी आप पॉलीयूरिया वाली कंडीशंस मैंने अभी बताई है वो सब इसमें लागू हो जाएगी। लीवर डिसीज़ होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन होगी। इसके बाद फ्यू रीनल डिसीज़ में, देन जो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में बहुत ज़्यादा जब पानी की प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक होता है तब, है ना, डायूरेटिक थेरेपी देंगे तब। देन हाइपर एड्रेनोकॉर्टिसिज्म होगा तो जब भी ग्लूकेगॉन बढ़ेगा, इपिनेफ्रिन बढ़ेगा, इंसुलिन घटेगा, जब भी डायबिटीज़ होगा तब। इसके बाद तीसरी कंडीशन एक और है, वो है आइसोथेन्यूरिया। इट इज़ सीन इन क्रोनिक रीनल डिसीज़। तो ऐसी 3 कंडीशन में, मतलब एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बढ़ना, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का घटना। अब हम यहाँ तीसरी बात कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल रहती है, पर फिर भी कब होती है, जब कोई क्रोनिक रीनल डिसीज़ होती हो। तो आइसोथेन्यूरिया का मतलब होता है नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है ऑर्डर। और ऑर्डर, a fresh urine sample having order of ammonia suggested cystitis। अगर फ्रेश यूरिन है और उसमें हल्की सी अमोनियकल ऑर्डर आ रही है यानी कि सिस्टाइटिस है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। अ स्वीट फ्रूटी ऑर्डर सजेस्टेड टू कीटोन बॉडीज। तो स्वीट फ्रूटी ऑर्डर आने पर हम कहेंगे कीटोन बॉडीज है, तो कहीं कहीं स्मेल से भी पता चल जाता है। इसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट, फिजिकल कंस्टिट्यूएंट फोम। फॉर्मेशन ऑफ फोम अपॉन शेकिंग सजेस्ट एक्सेसिव प्रोटीन। कभी कभी प्रोटीन होने के कारण फोम बनता है। फॉर्म्स लेटर लॉन्गर देन नॉर्मल। और जो फोम होता है वो बहुत लंबे समय तक अगर बना रहे ड्यू टू प्रोटीन, तो ये समझ लीजिए कि प्रोटीन रिलीज हो रहा है, यूरिन में आ रहा है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा है सभी फिजिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन के बारे में। केमिकल एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस होता है वो है रिएक्शन। तो यूरिन की रिएक्शन जब भी होती है तो हम पीएच मेज़र करते हैं। पीएच मेज़र करने का मेथड है स्ट्रिप मेथड। तो जो बहुत सारी मल्टीपल कागज़ की स्ट्रिप्स आती हैं उससे हम मेज़र करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे? इंटरप्रिटेशन समझने के पहले मैं आपको नॉर्मल वैल्यू बता देता हूँ हर एक इंडिविजुअल में, कि जो हॉर्स है इसका पीएच यूरिन का होता है 8, केटल का होता है 7.4 से 8.4, शीप में 7 to 8, पिग में 9, डॉग एंड कैट में 6 to 7, मैन में होता है 4.8 से 7.5। मतलब आप देखिए कि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं, जैसे हॉर्सेस है, केटल है ना, शीप है, पिग है, तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल हैं इनका पीएच यूरिन का होता है एल्कलाइन। और जितने भी कार्निवोर्स हैं और हम जो ओमनिवोर्स हैं, ह्यूमंस वगैरह, इनका जो पीएच होता है ये होता है एसिडिक, 6 to 7, 4.8 से 7.5। तो जो एसिडिक पीएच होता है वो नॉर्मल कार्निवोर्स में मिलता है, या फिर जो डाइट होती है अगर उसमें आप एक्सेसिव प्रोटीन खाएंगे, ये प्रोटीन नहीं है, गलत है, ये प्रोटीन खाएंगे बहुत ज़्यादा,
या जो मीट वगैरह खाने वाले होते हैं तो कार्निवोर्स आ गए मतलब, या फिर स्टारवेशन की कंडीशन में एसिडिक यूरिन आने लगता है, क्योंकि स्टारवेशन की कंडीशन में कीटोन बॉडीज बनती हैं और जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनती है। फीवर आ गया, फीवर में भी बहुत ज़्यादा जो यूरिन है कंसनट्रेटेड हो जाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बनती है। एसिडोसिस प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी से आपको पता है मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस होने के कारण जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो अल्टीमेटली इन सभी एसिडोसिस के कारण यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है। अब एल्कलाइन पीएच कब होती है? जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो लीव्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद सिस्टाइटिस की कंडीशन हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। यूरिन रिटेंशन हो, है ना, या फिर किसी भी टाइप की मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह जो होती है वो हो जाए, तो उसके कारण क्या होगा? एल्कलाइन पीएच होगा। अच्छा, इसके बाद में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है और भी बहुत सारी कंडीशंस के कारण जो जो होती है, जिन जिन कंडीशंस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी उसके कारण जो होती है एल्कलाइन पीएच हो जाएगी यूरिन की, और जिन जिन कंडीशन के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी उन कंडीशंस के कारण जो होती है यूरिन एसिडिक हो जाएगी। इसके अलावा एसिडिक यूरिन होने के और भी रीजंस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिथ्योनिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेंडलेट, अमोनियम फॉस्फेट खा लेना, या अमोनियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा ले लेना, कैल्शियम क्लोराइड खाना, इनके कारण भी एसिडिक यूरिन होती है। बाकी मैंने आपको बताया एक्सेसिव मसल एक्टिविटी, हाई प्रोटीन डाइट, फीवर, स्टारवेशन तो है ही। अब एल्कलाइन पीएच कब होता है यूरिन का? जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाजोलेमाइड, देन एम्फोटेरिसिन बी, या फिर बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करने से ये एल्कलाइन यूरिन होती है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया टू अमोनिया, जब यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होती है, तो अमोनिया क्या है? एक बेसिक प्रोडक्ट है। ड्यू टू यूरिन रिटेंशन, तो यूरिन रिटेंशन में बनता क्या है? एक्चुअल में अमोनिया बनने लग जाता है, और ये माइक्रोबियल कन्वर्शन है यूरिया टू अमोनिया। तो यूरिन रिटेंशन जब भी होगा तब तब एल्कलाइन पीएच होगा। तो ये कब देखा गया है? जैसे बफेलो कॉफ्स में जब भी यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं या फिर ब्लैडर का पैरालिसिस होता है, तब एल्कलाइन पीएच आता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस ऑफ यूरिन ट्रैक्ट लाइक सिस्टाइटिस वगैरह हो जाए, तो भी यूरिन जो होता है वो एल्कलाइन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये तो पता है कि जो भी 7 पीएच का होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 के बिलो अगर हम चले जाएं तो वो एसिडिक होता है, और 7 के अबाव हम चले जाएं तो वो बेसिक होता है। तो जितने भी हेल्दी एनिमल्स हैं उनका यूरिन एक्चुअल में डिपेंड करता है उनकी डाइट के ऊपर। जो भी वेजिटेबल खाने वाले एनिमल्स हैं उनका यूरिन एल्कलाइन होता है, और जो भी जो कार्निवोर्स होते हैं या जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं उनका यूरिन जो होता है एसिडिक होता है। लेकिन ये देखा गया है कि यूरिन का जो पीएच होता है वो कभी भी बॉडी के पीएच को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और ज़रूरी नहीं कि वो हर बार बॉडी के पीएच को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग में हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो HCl होता है वो वोमिटिंग से बाहर आ जाएगा, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपोकेलीमिया भी हो जाएगा, मतलब पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है जब वोमिटिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा क्लोराइड आ जाने के कारण हम कहेंगे कि भाई अब तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई है। पर ऐसा है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो यूरिन में जाना चाहिए, यानी कि यूरिन तो एल्कलाइन होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें कंपनसेट करना है इस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। पर होता ये है कि यूरिन ऐसे में भी एसिडिक रहती है ना, डिस्पाइट ऑफ एल्कलोसिस। तो ये आप डिपिक्ट नहीं कर सकते कि यूरिन का पीएच अगर एल्कलाइन है या यूरिन का पीएच अगर एसिडिक है तो बॉडी का पीएच क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे, और वो है प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। सो नेक्स्ट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि यूरिन में आता है, और वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ब्लड में जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं, मेनली जो दो प्रोटीन्स हैं वो है पहला एल्ब्यूमिन और दूसरा है ग्लोबुलिन। तो एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 70,000, और ये सबसे लाइटर मॉलिक्यूलर वेट है। एंड जो एल्ब्यूमिन का साइज़ है दैट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट साइज़,
और जो ग्लोबुलिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,65,000। तो इसके कारण ये देखा गया है कि ग्लोबुलिन बहुत ही कम यूरिन में आता है। सबसे ज़्यादा क्या आता है, वो आता है एल्ब्यूमिन। तो कभी भी किडनी में डैमेज होता है तो वो या तो ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया कॉज करता है या फिर ट्यूबुलर सेल के डैमेज के कारण ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया कॉज करता है। तो जो स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अभी हमने आपको एल्ब्यूमिन बताया, इससे भी लाइटर वेट के और भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन ही होते हैं, और ये प्रोटीन ट्यूब्यूल से जो होते हैं सीक्रेट आउट हो जाते हैं और यूरिन में आने लगते हैं। तो जैसे एल्ब्यूमिन जो होता है 70 किलो डाल्टन का ही ये आता है। इसके अलावा ट्यूबुलर डैमेज से या फिर माइलोमा हो जाने से फ्री लाइट चेन्स आते हैं जो कि 50,000 किलो डाल्टन के होते हैं। इससे भी स्मॉल जो हैं अल्फ़ा 1 माइक्रो प्रोटीन्स आते हैं जो कि 33 किलो डाल्टन्स के होते हैं। इससे भी स्मॉल फ्री लाइट चेन्स आती हैं जो कि 25 किलो डाल्टन्स की होती हैं। इससे भी छोटे जो होते हैं वो RBP प्रोटीन्स होते हैं जो कि 21 किलो डाल्टन्स के होते हैं। इससे छोटे लाइसोजाइम्स होते हैं जो 12 किलो डाल्टन्स के होते हैं, और इससे भी छोटे β2 माइक्रोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि 12 किलो डाल्टन्स तक के होते हैं। तो ये ट्यूबुलर डैमेज होने के कारण जो होते हैं या ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया होने के कारण ये प्रोटीन्स आते हैं। कभी कभी ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया भी होता है, जैसे कि मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के कारण मायोग्लोबिन जो होता है यूरिन में आता है। हीमोग्लोबिन है जो कि जैसे बबेसियोसिस वगैरह है या पायरोप्लाज्मोसिस है, इसके कारण यूरिन में आते हैं, या हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, इसके कारण यूरिन में हीमोग्लोबिन आता है, तो जो कि ग्लोबुलिन होता है। इसके अलावा बेंस जॉन्स प्रोटीन्स जो होते हैं माइलोमा के केस में जो फ्री लाइट चेन्स होती हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन की, वो आती है। तो ये कुछ डैमेज होता है ट्यूबुलर डैमेज, तो उसके कारण जो होते हैं ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया होता है। कभी कभी कुछ डैमेज होता है जो कि ग्लोमेरुलर डैमेज होने के कारण होता है, तो उसके कारण थोड़े से लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि ट्रांसफेरिन है, ये 80 किलो डाल्टन्स का होता है। IgG 160 किलो डाल्टन तक का होता है। IgA 165 किलो डाल्टन का होता है। हेपेटोग्लोबिन होते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन्स में जैसे IgM वगैरह होते हैं जो कि 800 to 900 किलो डाल्टन्स के होते हैं। तो ये कुछ बड़े लार्जर पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन्स के जो कि रिलीज़ होते हैं। यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करने की दो मेथड्स हैं, या तो रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं और या फिर हीट से हम कोगुलेशन करके कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी टेस्ट हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा टेस्ट जिसका नाम है वो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट, और जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रॉबर्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट है, इसका नाम है सल्फोसेलिनिक एसिड टेस्ट। तो सल्फोसेलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट का यूज़ होता है, और एक होता है बेंस जॉन्स प्रोटीन के लिए टेस्ट। बेंस जॉन्स प्रोटीन के टेस्ट में क्या है, नॉर्मल आप जितने भी टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन जैसे आप स्ट्रिप टेस्ट करेंगे, डीप स्टिक टेस्ट करेंगे, तो बेंस जॉन्स प्रोटीन के लिए सभी जो है नेगेटिव आते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो आता है वो आता है सल्फोसेलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट से। तो सल्फोसेलिसाइक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है ये यूज़ किया जाता है फॉर बेंस जॉन्स प्रोटीन। साथ में बेंस जॉन्स प्रोटीन डिटेक्शन करते हैं हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब बेंस जॉन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तो यूरिनरी प्रोटीन इज मोनोक्लोनल स्पाइक्स इन बीटा एंड गामा रीजन। तो आप जब उसमें बीटा और गामा रीजन्स देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इनके स्पाइक्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए मिलेंगे, नहीं तो नॉर्मली बीटा और गामा की जो रीजन्स होते हैं वो छोटे मिलते हैं। बीटा जो होता है ये पार्ट भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन का एक पार्ट है, और गामा रीजन्स भी जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन का ही पार्ट है, जो कि फ्री लाइट चेन्स होती हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन के इंटरप्रिटेशन पे। यूरिन में प्रोटीन तब मिलता है
जब फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रोटीन हो। फॉर एग्जांपल जब एक्सेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तब मिलता है, क्योंकि मस्कुलर एक्सरसाइज में मायोग्लोबिन रिलीज होता है। फिर इसके बाद में इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में बहुत सारे एक्यूट फेज स्ट्रेस प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो कि यूरिन में मिलते हैं। इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कभी कभी आईवी प्रोटीन देने पर भी वो यूरिन में आता है। तो आईवी प्रोटीन है, साथ में जो इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन है तो वो भी यूरिन में आता है, ये भी फिजियोलॉजिकल होता है। इसके बाद फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ में जब बेबी बोर्न होता है तब उसके बाद भी कुछ समय तक यूरिन में प्रोटीन आता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब हम यूरिन में प्रोटीन आता है या यूरिया आता है तो इसको हम बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, जब यूरिक एसिड आता है तो हम कहते हैं यूरिकेमिया। तो यूरिया अगर रीनल फेल्योर के कारण आता है तो इसको हम बोलते हैं यूरेमिया, और यूरिया अगर नॉन रीनल ओरिजिन के कारण आता है तो इसको हम बोलते हैं एजोटेमिया, और यूरिन में आने को हम बोलते हैं एजिटूरिया। ठीक है, एजोटूरिया। और जब प्री रीनल कॉज की बात करें तो प्रोटीन मतलब 3 रीजन से जो है यूरिन में आता है। पहला होता है प्री रीनल कॉज, दूसरा होता है रीनल कॉज, तीसरा होता है पोस्ट रीनल कॉज। तो प्री रीनल कॉज का मतलब ये है कि किसी भी टाइप का रीनल फेल्योर नहीं है, द प्रोटीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन रीनल कंडीशन एंड नॉट ड्यू टू द प्राइमरी रीनल डिसीज, दैट इज द हीमोग्लोबिनूरिया। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के कारण आ सकता है। हीमोग्लोबिनूरिया जो है डिफरेंट पायरोप्लाज्मोसिस के कारण भी हो सकता है, बबेसियोसिस के कारण, ट्रिपेनोसोमिसिस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हाइपोफॉस्फेटिमिया, फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। मायोग्लोबिन जो होता है एक्सेसिव मसल एक्सरसाइज करने से होता है। माइलोमा यानी कि बेंस जॉन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक टाइप का प्लाज्मा सेल का कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की भी जो है लाइट चेन्स बनती हैं। ये लाइट चेन्स में बीटा और गामा लाइट चेन सबसे ज़्यादा बनती हैं। और जो लाइट चेन में मतलब 2 ही चेन होती हैं, लाइट चेन और हेवी चेन। तो लाइट चेन में भी बीटा और गामा चेन्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा बनती हैं। तो ये हैं कुछ प्री रीनल कॉज। अब हम आते हैं रीनल कॉज के ऊपर। रीनल कॉज मतलब सीधा अगर किडनी में डैमेज होता है तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस। मैंने आपको बताया कि अगर ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लार्जर मॉलिक्यूलर साइज़ के जो प्रोटीन्स हैं वो आते हैं। फिर इंटायर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब ये है कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है अगर वो फेल हो जाए तो ट्यूबुलर डैमेज के कारण जो प्रोटीन्स आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो इसमें निकलते हैं। फिर नॉर्मली प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं। ब्लड और एक्सुडेट फ्रॉम रीनल ओरिजिन, तो कितनी बार रीनल डैमेज के कारण जो है ब्लड या एक्सुडेट आता है। देन पॉलीसिस्टिक किडनी होने के कारण जो होता है। अच्छा, जो पॉलीसिस्टिक किडनी है इसमें जब सिस्टाइटिस वगैरह भी रहता है ना, नहीं, ये पॉलीसिस्टिक किडनी मतलब किडनी में ही बहुत सारे जब मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं तब इसके कारण भी जो होता है यूरिन में प्रोटीन आता है। इसके अलावा रीनल डैमेज की अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने अभी जैसे रीनल डैमेज में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है तब प्रोटीन आता है। डायबिटिक नेफ्रोसिस होती है तब प्रोटीन आता है, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में जब भी नेफ्रोपैथी होती है यानी कि रीनल डैमेज होता है तब प्रोटीन आता है। रीनल में एमाइलाइडोसिस हो जाए मतलब बहुत सारा प्रोटीन डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, बिना बात के प्रोटीन डिपोजिशन होता है ये, तब जो है यूरिन में प्रोटीन आता है। कभी कभी पॉइजनिंग या हेवी मेटल्स के कारण जो है यूरिन में प्रोटीन आता है, और ये हेवी मेटल्स और पॉइजन्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर डैमेज करते हैं। तो ट्यूबुलर डैमेज करने पर जैसे हेवी मेटल्स मरकरी है, कैडमियम है, और कुछ ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट होता है जैसे जेंटामाइसिन का, साइक्लोस्पोरिन का, देन सिस्प्लास्टिन का, देन लिथियम का, और कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण जो होता है ट्यूबुलर डैमेज होता है और प्रोटीन रिलीज होता है। पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया की बात करें तो पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया कब कब हो सकता है, जैसे यूरेथ्राइटिस हो यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेटर, सिस्टाइटिस हो, यूरेथ्राइटिस हो, देन यूरोलिथियसिस हो यानी स्टोन बनता हो, तब पोस्ट रीनल कॉजेज़ में जो है प्रोटीन यूरिन में आता है।
अब किस किस टाइप का प्रोटीन आता है, इसमें आता है अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, देन इसको हम कहते हैं आईजीएम। ये आईजीएम जो होता है सबसे बड़े इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि 5 मतलब पेंटामर साइज़ के होते हैं, जो कि यूरिन में आते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेशन होने के कारण, जैसे सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, यूरोलिथियसिस वगैरह होने के कारण, यूरेथ्राइटिस होने के कारण जो होता है प्रोटीन यूरिन में आता है। या फिर ब्लीडिंग हो रही हो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो या फिर जो प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस होते हैं या स्पर्म्स वगैरह होते हैं, इसके कारण भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, जबकि वो प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस होते हैं और स्पर्म्स होते हैं। क्योंकि हमें पता है स्पर्म्स हैं, प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस हैं और मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह, ये भी कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के मतलब कुछ इसमें कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन का होता है। तो ये एक एनालिटिकल एरर है। तो इनको कंसिडर करते हुए हमको ये समझना चाहिए कि क्या ये पोस्ट रिनल प्रोटीनूरिया है या कोई और रीज़न है। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट इज़ मेजरली कॉज्ड बाय टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हैं। तो यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस वाली कंडीशन में ही बनते हैं, जो कि ऑटोइम्यून डिसीज़ है। तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस वगैरह में भी जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और साथ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इनमें फाइनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने से भी प्रोटीनूरिया होता है और इस टाइप की प्रोटीनूरिया में मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स जो है प्रोटीन रिलीज होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जब भी इस टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड होता है, तब हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो होता है बहुत ज़्यादा यूरिन में एसिलेट आउट हो जाता है, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को हम हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया कहते हैं और इसके कारण इडिमा होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जब भी यूरिन में प्रोटीन आता है, तो अगर वो एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो इसके कारण इडिमा होता है। और इडिमा क्या है? इडिमा तो आप जानते ही हैं, इडिमा इज़ द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द केविटीज़ ऑफ बॉडी। तो जो यूरिन का नेक्स्ट पैथोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है ग्लूकोज। नॉर्मली यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नहीं आता है, और अगर यूरिन में ग्लूकोज आता है तो इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। लेकिन अब केवल ग्लूकोज को ही आने को हम ग्लाइकोसूरिया नहीं कहते, अब ये एक ब्रॉडर टर्म हो गया है और इसको हम कहते हैं किसी भी टाइप के शुगर को, अगर वो दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो जो ग्लूकोज है वो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो जो ग्लोमेरुलस होता है उसके थ्रू वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ग्लोमेरुलस द्वारा रीएब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। और ये कहाँ से, जैसे कि ये पूरा आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलस होता है, तो ये पूरा ग्लोमेरुलस है जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, बोमन कैप्सूल, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वगैरह सब आते हैं। तो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ग्लूकोज का रिएब्जॉर्प्शन करते हैं और फिजियोलॉजिकली ग्लूकोज जो होता है यूरिन में नहीं मिलता। लेकिन एक ट्रांजिएटरी ग्लाइकोसूरिया, मतलब बहुत कम समय के लिए ग्लाइकोसूरिया जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी ग्लाइकोसूरिया, ये कभी कभी देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो या फिर एनेक्सिटी हो या बहुत ज़्यादा फियर हो या फिर किसी भी टाइप की एड्रिनल सिंपैथेटिक मैकेनिज्म हो, तो या फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो, तो एक ट्रांजिटरी ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एनिमल्स नॉर्मली जब भी हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, उनका एक्सर्शन होता है, या फिर उनको हम जब वो हमेशा फियर की कंडीशन में होते हैं, है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स में हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है, तो इनका जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ जाता है और यूरिन में भी
ग्लूकोज आता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसको हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड लेवल, जिस लेवल पर वो ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। तो ये जो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल है ये हर एक एनिमल का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर डॉग की बात करें तो डॉग में ये 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यानी कि अगर 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज होगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। हॉर्स की बात करें तो वही 180 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। काउज में ये 98 से 102 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन शीप में 160 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन गोट में 70 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये वैल्यू होती है 10 मिलीमोल पर लीटर। लेकिन एक प्रेगनेंसी ही ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली प्रोटीन भी जो होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड में बढ़ता नहीं है, पर फिर भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। और इसके अलावा ग्लूकोज जो है लोअर रीनल थ्रेशोल्ड की कंडीशन में, जो कि एक डिसीज है जिसको हम फेनकोनी सिंड्रोम कहते हैं, तो एक हेल्दी इसके अलावा एक हेल्दी इंडिविजुअल में या फिर एक फेनकोनी सिंड्रोम के कंडीशन में या फिर लोअर रीनल थ्रेशोल्ड लेवल में भी ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। सो अब मोस्ट कॉमनली हमें देखें तो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल पे ग्लूकोज जो होता है यूरिन में आता है। और रीनल थ्रेशोल्ड लेवल ग्लूकोज का कब बनता है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के केस में हमेशा जो है ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। दूसरी कंडीशन बनती है जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मील हम खाते हैं, जिसमें ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तब भी यूरिन में ग्लूकोज आता है। तो कभी भी जो भी पेशेंट्स रहते हैं उन पेशेंट्स में जस्ट आफ्टर मील, जस्ट खाना खाने के बाद में यूरिन नहीं लेना चाहिए फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी जब खाना खाते हैं तो पोस्ट प्रांडियल ग्लाइकोसूरिया जो है यूरिन में देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंड सैंपल के लिए रिकमेंड करना चाहिए, एंड द बेस्ट सैंपल इज़ द मॉर्निंग यूरिन सैंपल। तो मॉर्निंग यूरिन सैंपल को हम एक प्रिलिमिनरी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और ये सेकंड सैंपल होता है फॉर द जस्ट डायग्नोसिस ऑफ द ग्लूकोज। और जो मॉर्निंग का ग्लूकोज एस्टिमेशन का यूरिन होता है, इसमें जो ग्लूकोज अगर आएगा तो दैट इज़ द पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज। क्योंकि पोस्ट प्रांडियल का मतलब ये होता है कि जो भी इवनिंग में हमने फूड लिया है उसमें जो भी ग्लूकोज आ रहा है, अगर वो मॉर्निंग में भी आ रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज, एंड दैट इज़ डायग्नोस्टिक, एंड दैट इज़ इन द कंडीशन ऑफ डायबिटीज़। तो अब ये समझते हैं कि आखिर यूरिन में ग्लूकोज किस किस कंडीशन में आता है। पहला है जब रीनल थ्रेशोल्ड लेवल 180 मिलीग्राम पर 100 लीटर यानी कि पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इन डॉग में आ जाए तो इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन जो मैंने आपको भी बताई। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, डैमेज ऑफ किडनी। तो इसके कारण जो होता है ग्लूकोज जो है यूरिन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, तो जो ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इस समय ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। नेक्स्ट है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिक नेक्रोसिस। जब भी पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस होती है तो डेफिनेटली इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज जो होता है ब्लड में बढ़ेगा, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब भी ये रीनल थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचेगा तो यूरिन में ब्लड जो है ग्लूकोज देखने को मिलेगा। देन मैंने आपको बताया हाइपर एड्रेनोकॉर्टिसिज्म। जब भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन या जो भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज होने पर जैसे कि एपिनेफ्रिन है, तो ग्लूकोज जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसका, और हाइपरग्लाइसीमिया होने के कारण वो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जाएगा और ग्लूकोज जो होता है यूरिन में मिलेगा।
समटाइम्स इंक्रीज सिक्रेशन और इंजेक्शन ऑफ एड्रिनल। तो वही बात होगी जो हमने ऊपर एड्रिनल की बात कही है। तो आउटर साइड से इंजेक्शन देने पर, जैसे इपिनेफ्रिन का, या हम कभी कभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह का इंजेक्शन देते हैं, तो उससे भी ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया। देन एंट्रोडॉक्सीमिया इन द शीप। शीप में एंट्रोडॉक्सीमिया की कंडीशन में, क्योंकि जो एंट्रोडॉक्सीमिया होता है वो होता है क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ के कारण, और क्लॉस्ट्रिडियम ऑर्गेनिज्म जो होता है एनोबिक कंडीशन में ग्रो करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो डेफिनेटली इसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये जो है पूरी करता है ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये ग्लूकोज अपटेक को इम्पेयरमेंट करता है। जो ब्लड सेल्स, जो अदर सेल्स हैं, वहाँ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। उसके कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता चला जाता है। पर एंट्रोडॉक्सीमिया में आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रिडियम, उसके लाइसिस होने के कारण जब इसमें से एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे बैक्टीरिया से, तब जाके एंट्रोटॉक्सीमिया के सिम्टम्स आते हैं। जब बैक्टीरियल लाइसिस हो चुका होता है, तब जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ग्लूकोज अपटेक को रोकते हैं, सेल्स के हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज आता है। देन हाइपरथायराइडिज्म। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के कारण जो होता है ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और वो जो है यूरिन में आने लगता है। ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होगा तभी ग्लाइकोसूरिया होगा। जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में जब एडीएच हार्मोन कम होता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होने पर भी ऐसी कंडीशन बनती है। इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस में दूसरी कंडीशन एक तब भी बनती है जब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन घटता है, यानी कि ट्यूबुलर डैमेज जब होता है तब भी ये कंडीशन बनती है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स देने पर ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। कुछ लैक्टोज है, कुछ पेंटोज है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा जो है क्लोरल हाइड्रेट है। ये कुछ जो हैं केमिकल्स, ये भी अल्टर करते हैं और ऐसा लगता है कि ग्लूकोज जो है यूरिन में आ रहा है। नाउ इसमें जो ग्लूकोज होता है ये यूरिन में एक कंडीशन में और आता है, और वो कंडीशन है जब इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, और या फिर जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल एनेस्थीसिया देने पर भी ग्लूकोज होता है यूरिन में आता है। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो यूरिन में जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ये अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्लड में नहीं बढ़ के पहले यूरिन में आता है, तब जाके ब्लड में बढ़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज जब ब्लड में बढ़ता है तब वो यूरिन में आता है ना। नहीं तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कीटोन बॉडीज़ बनना जो होती है बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए पहले वो यूरिन में आता है, और बॉडी से जितना भी होता है वो एक्सक्रीट आउट होने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले कीटोन्यूरिया होता है, और जब भी यूरिन में कीटोन आता है तो हम उसको कीटोसिस कहते हैं, और उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं। लेकिन जब यूरिन में आने के बावजूद भी ब्लड में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसको हम कीटोनेमिया कहते हैं। तो ये अकेला एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो बाकी से हट के है। बाकी पहले ब्लड में बढ़ते हैं, बाद में यूरिन में बढ़ते हैं, और ये जो है पहले यूरिन में बढ़ता है, बाद में ब्लड में बढ़ता है। तो ये क्यों होता है? ये बहुत सारी कंडीशंस के कारण हो सकता है। तो इन कंडीशन को समझने के पहले हम ये समझें कि ये कीटोन बॉडीज़ होती कितने टाइप की हैं। तो सबसे पहले बॉडी में जैसे रूमिनेंट्स की बात करें तो वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं। ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स जैसे प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट कीटोन बॉडीज़ में।
क्योंकि इनका वोलेटाइल फैटी एसिड्स का एस्टरिफिकेशन होता है विद द ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के साथ में जब ये एस्टरिफाइड होते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बनाते हैं और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ में बाइंड होते हैं और जो है फाइनली ये स्टोर हो जाते हैं एज ए फैट। ओके, अब होता क्या है कि जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो स्टोरेज है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये है फ्री फैटी एसिड्स और ये फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल मॉइटी के साथ जुड़ करके एस्टरीफाइड हो जाता है और ये कहलाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो पूफा होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ बना लेते हैं और जब भी मतलब नॉर्मली एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज हमारे काम आ जाता है। लेकिन होता यह है कि जब भी ग्लूकोज नहीं होता, यानी कि इन द कंडीशन ऑफ फास्टिंग, इन द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, तो ये जो एडिपोज टिश्यूज़ में जो पूफा है ये वहाँ से मोबिलाइज होता है और जो लाइपेज एंजाइम्स वगैरह हैं उनसे इसका डिग्रेडेशन होता है, डिस्टरिफिकेशन होता है। ये वापस से जो पूफा वगैरह हैं ये अलग होते हैं और ये जो हैं हमारे एल्केट मैकेनिज़्म जो मैंने अभी आप कीटोन बॉडीज़ में पढ़ना, एल्केट मैकेनिज़्म मैंने बनाई है पूरी हाइपोग्लाइसीमिया और कीटोन बॉडी प्रोडक्शन के बारे में। तो लीवर में जाते हैं, लीवर में कुछ साइकिल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, कुछ साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चलती है और फाइनली कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है। कीटोन बॉडीज़ में सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल वॉल से बाहर आता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो इसमें आप देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी यानी बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मतलब 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट होता है एसिटोएसिटेट में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल सेल वॉल से जब बाहर आते हैं तब ये बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो एसिटोएसिटेट में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का ऑक्सीडेशन होने पर एसिटोएसिटेट बनता है, मतलब एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है ये। अब इसके बाद में बनता है जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि एक कार्बन ग्रुप रिमूव हो जाता है। जैसे ये कार्बन ग्रुप रिमूव हो गया तो बनता है एसीटोन, ये बना एसीटोन। ठीक, ये जो इसका ये CO2 ये ग्रुप अलग हो गया तो एसीटोन बना। तो इस टाइप से नॉन लुमिनेंट्स जो हैं ह्यूमंस वगैरह उसमें एसीटोन, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये जो होते हैं ये 3 इसेंशियल कीटोन बॉडीज़ होती हैं जो कि बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होती हैं। रूमिनेंट्स में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसिटेट, देन प्रोपियोनेट और एसीटोन, इस टाइप से 4 अलग अलग जो है कीटोन बॉडीज़ होती हैं। तो ये आप देखेंगे नॉन लुमिनेंट्स में सिर्फ 3 टाइप की कीटोन बॉडीज़ होती हैं, लेकिन लुमिनेंट्स में चौथे टाइप की कीटोन बॉडीज़ जो कि प्रोपियोनेट है ये भी होता है। तो प्रोपियोनेट एक्चुअल में ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर है, ये ग्लूकोज बनाता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है ये कीटोन बॉडी है। यूरिन में एसिटेट जो है वो भी जो है बहुत जल्दी वोलेटाइल होकर के उड़ जाता है, तो ज़्यादा टाइम ये टिकता नहीं है, इसलिए यूरिन में डिटेक्ट नहीं होता है। इसके बाद में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होता है इसका भी बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होकर के बनाता है एसिटोएसिटेट। तो जैसे यूरिन पास आउट होती है बाहर के ऑक्सीजन से, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटोएसिटेट में। तो कीटोन बॉडीज़ का एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो कीटोन बॉडीज़ में मेनली हम एस्टिमेशन करते हैं एसिटोएसिटेट का। और एसिटोएसिटेट जो होता है ये 20% होता है यूरिन में, और जब यूरिन पास आउट होती है तब यूरिन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होता है ये एक प्रीडोमिनेंट कीटोन बॉडीज़ होती है जो कि 80% होती है। लेकिन ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए ये मिलती नहीं है
और एस्टिमेशन जो होता है वो होता है सिर्फ 20% एसिटोएसिटेट का। और इसके एस्टिमेशन का जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इन एल्कलाइन इन्वायरमेंट। और इस टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो नाम है लीगल्स टेस्ट भी बोलते हैं। और इसी टेस्ट का एक नाम और है, उसका नाम है रॉस टेस्ट, ROSS, रॉस टेस्ट। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि जब भी स्टारवेशन होता है या जब भी फास्टिंग होती है तो हमारी बॉडी से जितना भी फैटी एसिड है ना, पूफा जो है ये पूरा पूफा कहलाता है, या फिर ट्राई एसाइल, ये कहलाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। पर जब भी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बनती है तो देर इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने पर जो है कीटोन बॉडीज बनती है। या फिर जब डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन हो, या फिर टाइप 1, पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 टाइप की हो, या फिर इंटेंसिव फिजिकल स्ट्रेन हुआ हो या वोमिटिंग हुई हो, तब इस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ बनती है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको जब बताया कि यूरिन में जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट तो ख़त्म हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटोएसिटेट में। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसिटोएसिटिक एसिड का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो ख़त्म नहीं होता या उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ऐसा कब होता है? ऐसा तब सिग्निफिकेंट होता है जब सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो एंड दैट इज़ एक्म्पनाइड बाय हाइपोक्सिया, है ना। मतलब जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तब कभी भी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तभी एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। पर हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हमेशा ज़्यादा होगा। तो पहला हाइपोक्सिया की कंडीशन हो, दूसरा शॉक की कंडीशन हो, और तीसरा अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो। इन 3 कंडीशन को होने के कारण जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसिटोएसिटिक एसिड का जो रेशियो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। कीटोएसिडोसिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फीवर। जब भी फीवर आएगा तब कीटोन्स बॉडी ज़्यादा बनेगी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में कीटोएसिडोसिस होता है। देन क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया अगर दिया जाता है या ईथर का भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी। देन माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में प्रोलॉन्ग्ड फीडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पुअर डाइट, हाई इन मीट एंड फैट। तो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाए और प्रोटीन्स ज़्यादा दिया जाए एंड फैट ज़्यादा दिया जाए, तब इस कंडीशन में भी जो होता है कीटोन बॉडी ज़्यादा बनती है। तो अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे? सपोज़ कीजिए अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ मिल रही है तो इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि हाईली फैट रिच डाइट दी जा रही है, या फिर स्टारवेशन चल रहा है, या फास्टिंग चल रही है, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है दैट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। एंड इसमें हाँ, ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डायबिटीज़ मेलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो कीटोसिस होती है, और प्रेग्नेंट एनिमल एंड लैक्टेटिंग काउज में इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि आप ये कहें कि एनिमल्स के केस में जो कि रूमिनेंट्स हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में कीटोसिस होता है, और जो नॉन रूमिनेंट हैं उनमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में जो है कीटोसिस होता है। तो देखिए कीटोन बॉडीज़ का ये थोड़ा सा डिफरेंट मतलब एक जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि याद रखना चाहिए।
नाउ नेक्स्ट जो कंस्टिट्यूएंट है वो पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट है बाइल, जो कि यूरिन में आता है। अब बाइल एक्चुअल में बहुत सारे चीज़ों का बना होता है। इसमें जैसे हम जानते हैं कि जो बाइल डक्ट होती है और जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, उसमें बाइल बनता है। तो बाइल क्या होता है? बाइल, पहला तो ये है कि बाइल एसिड्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूँ। जो बाइल एसिड्स होते हैं वो एसिड्स हैं बाइल साल्ट, ठीक। ये बाइल साल्ट होते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड, यानी कि ग्लाइकोकोलिक एसिड के साल्ट, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट, है ना। दूसरा होता है एक एसिड टॉरोकोलिक एसिड, और इसका साल्ट होता है सोडियम टॉरोकोलेट। तो पहला तो ये कंस्टिट्यूएंट होता है बाइल में, और इसका पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेस टेस्ट, ठीक है। हेस टेस्ट यूरिन का करते हैं और इसका पता लगाते हैं। बाइल का दूसरा कंपोनेंट होता है बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट में आते हैं बिल्रुबिन, बिलवर्डिन। ये बिल्रुबिन और बिलवर्डिन जो होते हैं, अगर ये यूरिन में आते हैं तो ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बाइल पिगमेंट से है। कॉन्जुगेशन बिल्रुबिन और बिलवर्डिन का किससे होता है? ये होता है एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि बिल्रुबिन और बिलवर्डिन से बाइंड होता है और यूरिन के अंदर इसको एक्सक्रीट करता है और यूरिन से बाहर हो जाता है। तो इनका डिटेक्शन करते हैं फॉचेट टेस्ट से और जेमेलिन टेस्ट से। इसके बाद में कुछ और भी बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरोबिलिन एंड यूरोबिलिनोजन। तो यूरोबिलिन एंड यूरोबिलिनोजन ये जो प्रोडक्ट हैं, ये माइक्रोबियल डाइजेशन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, और इनका डिटेक्शन करते हैं हम वॉलेस डायमंड टेस्ट से या फिर अर्लिच बेंजल्डिहाइड टेस्ट से, ठीक है। अब हम बाइल सिंथेसिस के बारे में समझते हैं कि किस टाइप से बाइल बनता है और उसका क्या यूज़ है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होकर के बिल्रुबिन बनाता है, और बिल्रुबिन जो है ये इसका एल्ब्यूमिन के साथ में कॉन्जुगेशन होता है, और एल्ब्यूमिन कॉन्जुगेटेड होने के कारण ये वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्रुबिन का कॉन्जुगेशन कहाँ पर होगा? ये होता है लीवर में। इसीलिए 3 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। मान लीजिए बिल्रुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया, तो अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन जो रहता है वो लीवर में किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण, जैसे कि मान लीजिए हीमोलाइटिक जॉइंटिस वगैरह हो गया, तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो गया, फिर एक होता है जॉइंटिस या फिर लीवर का जो हेपेटाइटिस वगैरह है, और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये जो 3 होते हैं, ये 3 टाइप के अलग अलग जॉइंटिस होते हैं। तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस समझते हैं कि जब भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा अगर हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा आरबीसी का हीमोलिसिस हो जाए, तो बिल्रुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, और बिल्रुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा तो बिल्रुबिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में, और यूरोबिलिनोजन जो होता है यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। इसके बाद मान लीजिए बिल्रुबिन बना, और बिल्रुबिन हेपेटाइटिस होने के कारण जो होता है कुछ कॉन्जुगेट होगा, कुछ कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन है वो यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है कि सारा का सारा कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन बनता है, और सारा का सारा क्योंकि लीवर अच्छा है, तो सारा का सारा जो कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होता है वो यूरिन में रिलीज़ होता है, ठीक। तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन रिलीज़ होगा जो कि यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में होगा। इसमें हाफ पार्ट ऑफ यूरोबिलिनोजन सिंथेसाइज होगा, और हाफ पार्ट जो होगा वो बिल्रुबिन सिंथेसाइज होगा, जो कि कॉन्जुगेटेड होगा।
और इसमें जो होता है सारा का सारा ही कॉन्जुगेटेड बिलोबिन होगा जो कि यूरिन में रिलीज होगा। जैसा कि मैंने इसमें लिखा, हेमोलिटिक जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन यूरिन में रिलीज होगा। देन हेपेटिक यूरोबिलिनोजन हेपेटिक जॉन्डिस में जो है यूरोबिलिनोजन और कॉन्जुगेटेड बिलोबिन रिलीज होगा। साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है कॉन्जुगेटेड बिलोबिन रिलीज होगा। तो ये मैकेनिज्म है। और जब कॉन्जुगेटेड बिलोबिन यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है तो यूरिन को येलो कलर देता है। कभी कभी बिलोबिन की जगह बिलवर्डिन में कन्वर्ट होता है, तो ये जो है येलोइश ग्रीन कलर यूरिन को देता है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बाइल डक्ट का ऑक्लूजन होता है, तो इसमें जो जॉन्डिस होगा इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है सारा का सारा कॉन्जुगेटेड बिलोबिन जो है यूरिन में रिलीज होता है। साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो बाइल साल्ट निकलना चाहिए, वो बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं, जो ग्लाइकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड्स होते हैं, ये भी बाइल साल्ट निकल नहीं पाते हैं। और जब ये नहीं निकलते हैं तो जो फैटी एसिड्स वगैरह का जो डाइजेशन होना चाहिए या जो फैट का डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ निकलते हैं, ये पहुँचते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है इसलिए अब ये पहुँच नहीं पाएंगे और ये इकट्ठे होते जाएंगे और ये एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो बाइल साल्ट फिर ब्लड से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अगर बाइल साल्ट यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे तो आप समझ लीजिए कि देर इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट चेक करने के लिए। दूसरा ये है कि हमने आपको बताया अगर यूरोबिलिनोजन फाइंड आउट होंगे यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलोबिन नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलोबिन नहीं आ रहा है यानी कि हेपेटिक डिजेनरेशन हुआ है या हेपेटोसेलुलर डिसीज़ हुई है या सिरोसिस हुई है, इसका हम पता लगा सकते हैं। साथ में इसमें अगर हिमोलिटिक जॉन्डिस होता है तो सारा का सारा अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन इकट्ठा होता चला जाएगा और यूरोबिलिनोजन जो होता है वो यूरिन में आएगा, क्योंकि माइक्रोवेल डाइजेशन से यूरोबिलिनोजन तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ है। इसके अलावा जो कॉन्जुगेटेड बिलोबिन है वो अगर यूरिन में आ रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है, या फिर कुछ पार्ट लीवर का भी डैमेज हुआ है तो लीवर सिरोसिस वगैरह भी हो सकता है। तो इसमें ही एक टेस्ट होता है जिसको हम वांडेनबर्ग रिएक्शन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम पता लगाते हैं जॉन्डिस के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द वांडेनबर्ग रिएक्शन, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि लीवर चेक करने के लिए या फिर जॉन्डिस के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, जिसमें डायएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड का रिएक्शन जो होता है बिलोबिन से किया जाता है। बिलोबिन जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है वो तो इसमें बहुत जल्दी रिएक्शन देता है और विद इन सेकेंड हमें पता चल जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिएक्शन है। और ये तब होता है जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। इसके बाद जब ये डायएज़ोटाइज्ड साल्ट जो होते हैं इनको मिथेनॉल के प्रेजेंस में टेस्ट कराया जाता है, तब लगभग 30 मिनट के बाद ये वापस से रिएक्शन देते हैं और इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट पॉजिटिव। तो ये कब होता है, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन हो, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन जो होता है सीधा यूरिन में डिज़ोल्व नहीं होता। इसको डिज़ोल्व होने के लिए मिथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब 30 मिनट लगते हैं रिएक्शन होने में, और रिएक्शन के बाद जब पर्पल कलर आता है, सबसे पहले तो 30 सेकंड में ही पर्पल कलर आ जाता है तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया। फिर 30 मिनट अगर लगाता है तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव हो गया। अगर 30 मिनट के बाद पर्पल कलर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये हिमोलाइटिक जॉन्डिस है। और अगर मान लीजिए कि 30 सेकंड में भी पर्पल कलर दे रहा है, इसके बाद मिथेनॉल में मिक्स किया, उसके बाद 30 मिनट बाद फिर पर्पल कलर दे रहा है, यानी कि बायोफेजिक रिएक्शन है, जिसका मतलब ये है कि हेपेटिक जॉन्डिस है। तो वांडेनबर्ग रिएक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी हो सकता है क्वेश्चन आए तो आप उस पर लिख सकते हैं। यूरिन में नेक्स्ट पैथोलॉजिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ब्लड। और जो ब्लड है वो अगर यूरिन में आता है तो या तो अगर वोल आरबीसी आती है तो उसको हेमेचुरिया कहते हैं, और अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो करके
हीमोग्लोबिन आता है तो उसको हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो होता है वो हिपेटोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। हिपेटोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये नॉर्मली प्लाज्मा में मिलता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन हिपेटोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को लीवर की तरफ ले जाता है और वहाँ पर इसका जो आयरन है और इसका जो ग्लोबिन पार्ट है उसको अपटेक करता है। और जो ग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्रुबिन में, और बिल्रुबिन जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। फिर इसके बाद में वापस से जो है लीवर में ही आता है और लीवर में आकर के कॉन्जुगेशन इसका होता है। अनकॉन्जुगेटेड अगर जो रह जाता है कुछ पार्ट वो कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल डाइजेशन। तो ये सब तो हम जानते हैं। पर जो हीम होता है अगर मान लीजिए इसका अपटेक नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हेपेटोग्लोबिन प्रोटीन, तो ऐसी कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो यूरिन में आएगा। अब जब भी यूरिन में हिमेचुरिया होता है या हीमोग्लोबिन यूरिया होता है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे किसी भी टाइप की किडनी डैमेज के कारण जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, अगर किडनी डैमेज हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट में डैमेज हो रहा है तो आरबीसी जो होते हैं वो आते हैं, पास होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है वो पास होता है। हीमोग्लोबिन यूरिया का एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस होती हो, फॉर एग्जांपल इन कंडीशन ऑफ हीमोलिटिक जॉइंडिस, है ना। बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, बबेसिया, थाइलेरिया, इनके कारण हीमोलिसिस होती है। बहुत सारे बर्निंग इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगर कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है या बॉडी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है एरिया, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होगी। साथ में कोई पॉइजन, सर्टेन बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स होते हैं जिनको लेने पर हीमोलिटिक पॉइजन जिनको कहते हैं हम, और इन सर्टेन हीमोलिटिक पॉइजन्स वगैरह के कारण जो होती है हीमोलिसिस होती है। तो जैसे केटल के केस में तो जैसे मैं जो प्लांट्स बता रहा था, फॉर एग्जांपल ओनियन है, स्वीट क्लोवर है, रैप है, ब्रेकन फर्न है, टर्निप मस्टर्ड है, एंड पॉइजनस मशरूम है। जो ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे सल्फोनामाइड है, फिनॉल है, टर्पेंटाइन है, कार्बोलिक एसिड है, ये भी हीमोग्लोबिन यूरिया करते हैं। मेटाबॉलिक कॉज में जैसे फास्फोरस डेफिशिएंसी है, कॉपर डेफिशिएंसी है, ए विटामिनोसिस है, ठीक है, इनसे भी होती है। कोल्ड वाटर इनटेक, अगर कॉफ में बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर इनटेक हो जाए तो उससे भी होती है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। बबेसियोसिस जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम हीमोलिटिकम। लेप्टोस्पायरोसिस में भी लेप्टोस्पायरा स्पीशीज से हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। ये सब मैं केटल्स में ही बता रहा हूँ आपको। देन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से भी हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो हीमोग्लोबिन यूरिया या हीमेचुरिया का जो डिटेक्शन है वो हम बेंजीडिन टेस्ट से करते हैं ब्लड में। तो जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, वैसे ही एक होता है मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन यूरिया अगर ये यूरिन में आता है तो मायोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मसल्स में, तो मसल्स में जो मायोग्लोबिन होता है उसमें भी आयरन होता है। और मायोग्लोबिन यूरिन में तब दिखता है जब किसी भी टाइप का एक्सर्शनल रैप्डोमायोलाइसिस हो, यानी कि जो एजुटोरिया होता है, तो एजुटोरिया के केस में मायोग्लोबिन जो होता है वो यूरिन में आता है। मायोग्लोबिन पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलाई एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिन ऐसे कंडीशन में भी ब्राउन से ब्लैक कलर की दिखती है। नाउ वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। जैसे हिमेचुरिया कब कब मिलेगा, जब भी रीनल ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का डैमेज हुआ हो, फॉर एग्जांपल सिस्टाइटिस, देन देन यूरेट्राइटिस, देन यूरेथ्राइटिस, देन वेजिनाइटिस, देन acute nephritis, urolithiasis in condition of urolithiasis, then neoplasm of urinary tract, trauma to any part of urinary tract, then chemical toxicity like sulfur, copper and mercury toxicity, then parasite like Staphylococcus dentatus,
then Dictyophymarinel, then Capillary applica, and migrating larva like Dirophyllaria amitis. ठीक है। अब हीमोग्लोबिनूरिया कब कब मिलेगा? हीमोग्लोबिनूरिया जब मिलेगा लाइक इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस प्लांट, ब्रूम, सेविन एंड केमिकल्स लाइक कॉपर एंड मर्करी, incompatible blood transfusion, then burn, then bacillary hemoglobinuria, post-parturient hemoglobinuria, then leptospirosis, babesiosis, photosensitization, large quantity of cold water intake. मायोग्लोबिनुरिया जो होता है ये कॉमनली दिखता है एजोटूरिया की कंडीशन में, जिसको हम एक्सर्शनल रेप्डो माइलोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे तब मायोग्लोबिन जो होगा यूरिन में मिलेगा। तो मायोग्लोबिन जब यूरिन में मिलता है तो यूरिन स्मोकी डार्क ब्राउन या रेड कलर की हो जाती है और बेंजीडिन टेस्ट में भी पॉजिटिव देती है। मायोग्लोबिन एक्चुअल में इसका जो वेट होता है ये हीमोग्लोबिन के वेट से भी 1/4 टाइम्स कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में मायोग्लोबिन इजीली जो होता है यूरिन में आ जाता है। कभी कभी हीमोग्लोबिन कभी कभी जो मायोग्लोबिन होता है वो ड्यू टू कंडीशन ऑफ बर्न, क्योंकि मसल का बर्निंग हो रहा है इसलिए मायोग्लोबिन रिलीज होता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जो कुछ हाइपोलिपिडेमिक ट्रीटमेंट अगर देते हैं बाय स्टेटिन्स एंड बाय फाइब्रेट्स तो भी जो है हीमोग्लोबिन यूरिया वगैरह होता है। ओके। कभी कभी देखा गया है कि कुछ प्रोटीन होते हैं जो रीनल फेलियर करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं ट्यूब्यूल्स में और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ऐसे प्रोटीन। तो जैसे रीनल एमाइलाइडोसिस वगैरह भी होगा तब भी हीमेचुरिया मिलेगा। इसमें कभी ये देखा गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो इजीली हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अगर हीमेचुरिया है तो नेकेड आई से इजीली देखा जा सकता है, कलर देखा जा सकता है यूरिन का, और हम कह सकते हैं कि ये जो है हीमेचुरिया हो सकता है या हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है या मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। जब भी हीमोग्लोबिन यूरिया वगैरह होगा या हीमेचुरिया या मायोग्लोबिन यूरिया होगा तो ऐसे में एलडीएच एक्टिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पर हिपेटोग्लोबिन इमेजरेबल हो जाएगा, यानी कि हिपेटोग्लोबिन जो है मेज़र नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा हाई सीकेएम जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि स्केलेटल मसल डैमेज हो रहा है तो सीकेएमबी या सीके जो एमएम होते हैं, यानी कि क्रिएटिनिन काइनेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रिएटिन काइनेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एएसटी की एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ मसल डैमेज। तो आप इनका भी टेस्ट लगा सकते हैं, सीके का, एएसटी का और एलडीएच का। इसके अलावा जब भी हिमेचुरिया होता है तो दो टाइप से हो सकता है, या तो किसी ग्लोमेरुलर डैमेज के कारण हो सकता है और या फिर किसी नॉन ग्लोमेरुलर डैमेज के कारण हो सकता है। अगर ग्लोमेरुलाई का डैमेज होता है तो उसके कारण हम कहते हैं कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुआ है, और नॉन ग्लोमेरुलर डैमेज होता है तो ये है कि बॉडी में अदर साइड कहीं पर डैमेज हुआ हो, या फिर सिस्टाइटिस हुआ हो, या यूरेथ्राइटिस हुआ हो, या यूट्राइटिस हुआ हो, पर ग्लोमेरुलर का डैमेज नहीं हुआ हो। तो इस चीज़ को हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं, और वो कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ। जब भी ग्लोमेरुलर डैमेज होता है तो ग्लोमेरुलर की जो सीव्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उसके डैमेज होने पर जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो कुछ इस टाइप की शेप में बाहर आती हैं। यूरिन में हमें इस टाइप की शेप की एरिथ्रोसाइट्स मिलती हैं और इनको हम कहते हैं डिसमॉर्फिक एरिथ्रोसाइट्स। ये डिसमॉर्फिक एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं इनमें थॉर्नी प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन थॉर्नी प्रोजेक्शंस के कारण इनको हम कहते हैं एकेंथोसाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं? एकेंथोसाइट्स। और ये पर्टिकुलरली जब भी ग्लोमेरुलर सीव्स का डैमेज होता है तभी मिलती हैं। इसीलिए जब ये मिले तब हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है।
ग्लोमेरुलर डैमेज होने पर साथ में प्रोटीनूरिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो यूरिन में जैसे हमने आपको हेमेचूरिया बताया, वैसे ही प्रोटीनूरिया भी आपको ग्लोमेरुलर डैमेज पे देखने को मिलेगा। जो सब रीनल कंडीशंस होती हैं जिसमें नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया देखने को मिलता है, वो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इन्फ्लेमेशन है यूरिनरी ट्रैक्ट का, साथ में यूरोलिथियासिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ट्यूमर है या कोई रीनल ट्यूमर है, ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग है, जैसे हम कैथेटराइजेशन करते हैं तो इसमें भी ब्लीडिंग होती है ना। साथ में अगर हमने कोई एंटीकोगुलेशन थेरेपी दी है तब भी हेमेचूरिया आता है। और इसके साथ में प्रोटीनूरिया इतना देखने को नहीं मिलता, मतलब ये एक डिस्टिंक्टिव मेजरमेंट हो गया कि हमें ग्लोमेरुलर डैमेज में प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, लेकिन नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया में हमको प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इसमें अगर यूरिन जो में आती है उसमें जो हीमोग्लोबिन सॉरी उसमें जो आरबीसी आती हैं किस कंडीशन में, नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया में, तो इसमें बायकॉन्केव और बिस्किट शेप्ड एरिथ्रोसाइट्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, बायकॉन्केव बिस्किट शेप्ड एरिथ्रोसाइट हमको देखने को मिलते हैं इन कंडीशन ऑफ नॉन ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया। जबकि ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया में हमको डिसमॉर्फिक एरिथ्रोसाइट्स या फिर एकेंथोसाइट्स टाइप के शेप के आरबीसी देखने को मिलते हैं। तो यूरिन एग्जामिनेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में सबसे पहले मैं बात करूँगा क्रिस्टल्स की। तो सबसे पहले हम यूरिन के आते ही विदिन 1 आवर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर हमें जो क्लासिकल लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, जब इसमें हम चेक करते हैं तो हमें दो टाइप के अलग अलग सेडिमेंट दिखते हैं। एक होते हैं अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स और एक होते हैं ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स। तो ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स की बात मैं बाद में करूँगा, पहले अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स की बात करता हूँ। अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स में जो अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं वो होते हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के, जिसको हम ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं, देन कैल्शियम ऑक्सीलेट के, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट, देन सोडियम एंड अमोनियम यूरेट के होते हैं। इसके अलावा बहुत कम अमाउंट में जो मिलता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सिस्टीन, ल्यूसीन, टायरोसिन, हिप्यूरिक एसिड, बिल्रुबिन, ज़ैंथिन और मेलेनिन। इसके बाद ये देखा गया है कि जो फॉस्फेट हैं वो कब मिलते हैं, जब यूरिन का रिटेंशन होता है या फिर जब यूरिन के रिटेंशन के साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तभी फॉस्फेट मिलते हैं। ये देखा गया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये एल्कलाइन यूरिन में मिलते हैं, और कभी कभी एसिडिक यूरिन में जो कि 6 to 7 होता है उस कंडीशन में भी कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलते हैं। यूरिक एसिड जो होता है वो भी कॉमनली यूरिन में मिलता है और NaOH डालने पर डिज़ोल्व हो जाता है, और इसके जो क्रिस्टल्स हैं ये एसिटिक एसिड या HCl डालते हैं तो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ये कॉमनली तब मिलते हैं जब स्वेटिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उससे जो स्वेटिंग होती है उस टाइम यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। फीवर के टाइम भी मिलता है, मतलब आप समझें कि जब भी ऑलिगोयूरिया होगा तब यूरिक एसिड कंसनट्रेशन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। यूरेट के क्रिस्टल्स हमेशा पिगमेंटेड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी कभी कभी मिलता है बहुत रेयर कंडीशन में, जब किडनी या फिर किसी रीनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तब मिलता है। तो लगभग हमें इसके लिए 15 ml यूरिन लेना है, और वैसे ही हमें सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करना है। जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेडिमेंट बचेगा उसको हमें कवर स्लिप के ऊपर लेना है, और हाई माइक्रोस्कोप में हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट से देखना है। तो ये तो मैंने आपको बताया अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट। अब मैं कुछ ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स की बात करता हूँ। जो ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स होते हैं वो हो सकता है कि ल्यूकोसाइट्स हों, इसके अलावा प्रोटीन्स हों, है ना, इरिथ्रोसाइट्स हों, तो या फिर कोई पैरासाइट हो, ओके, या फिर एपिथेलियल सेल्स हो। एपिथेलियल सेल्स के बाद में मान लीजिए बैक्टीरिया या यीस्ट हो, इसके अलावा सिलेंडर्स हो, या फिर हाइलाइन कास्ट वगैरह हो। ओके, इसके बाद मान लीजिए जो अनऑर्गेनाइज्ड में मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए थे वो क्रिस्टल्स हों। तो इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट्स को देखने के लिए हम एक क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं,
या फिर हम डिजिटल माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग टेक्निक या डिजिटल कैमरा की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लो साइटोमीटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम जो सेडिमेंट होता है उसका इम्पिडेंस देखेंगे कि वो कितना लाइट को डिफ्यूज़ कर रहा है और कितना फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रहा है। हम लगभग 12 ml के आसपास यूरिन लेंगे, जिसको 5 मिनट तक हम 400 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और 11 ml लगभग रिमूव करके, और बचा हुआ जो 1 ml रहता है उसको रीसस्पेंड करके हम स्लाइड पे लगा के क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। और जो स्लाइड होती है उसकी हम चाहे तो स्टेनिंग कर दें, ताकि हमें ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो सेल्स एंड सिलेंडर्स हैं ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है या अल्कलाइन यूरिन है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इन कंडीशन में करना क्या चाहिए, हमें विद इन 1 आवर कलेक्शन करके प्रोसेस कर लेना चाहिए। हेल्दी ह्यूमन में ये देखा गया है कि हेल्दी ह्यूमन में लेस देन 5 आरबीसी पर माइक्रोलीटर एरिथ्रोसाइट्स भी मिलते हैं, लेस देन 10 पर माइक्रोलीटर ग्लूकोसाइट्स भी मिलते हैं, देन एपिथेलियल सेल्स भी मिलती है। इसके अलावा जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है, इसके अलावा हाइलाइन सिलेंडर्स मिलते हैं, वेरियस अदर क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्लेगम्स या फिर फ्लेगम्स या फिर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स भी मिलती हैं। तो ये कभी कभी नॉर्मल कंपोजिशन भी होता है जो मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स की। जब सेडिमेंटेशन करेंगे तो हमें इसमें ये देखना होता है कि ये ग्लोमेरुलर डैमेज के कारण आ रही हैं एरिथ्रोसाइट्स या फिर नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन के कारण, और इससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है या कोई नॉन ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है। अगर ल्यूकोसाइट्स यूरिन में मिलते हैं तो आप समझें कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ होगा या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन होगा। तो जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, कभी कभी नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन जैसे ऑटोइम्यून डैमेज वगैरह भी होता है, तब भी ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है कॉमनली इसमें मिलते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जब भी ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह होती है तो वो सपोर्ट करती है ईओसिनोफिल्स को। तो इसके लिए हमें स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं या ईओसिनोफिल्स मिल रहे हैं। अगर ईओसिनोफिल्स मिल रहे हैं तो आप समझें कि कोई ड्रग्स दी जा रही होगी जिसके कारण इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हुआ है। और अगर कोई न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं तो ये समझें कि पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस वगैरह कुछ हुआ होगा, या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। अगर हमें एपिथेलियल सेल्स मिल रही हैं तो एपिथेलियल सेल्स 3 टाइप की मिल सकती हैं। हमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मिल सकती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स मिल सकती हैं, और ट्यूबुलर सेल्स मिल सकती हैं। स्क्वेमस सेल्स तब मिलती हैं जब नॉर्मली वेजाइना वगैरह की जो सेल्स होती हैं या फिर जो यूरेथ्रा होता है, यहाँ की जो लोअर 1/3 पोर्शन की जो सेल्स होती हैं वो स्क्वेमस सेल्स होती हैं। ऐसा कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें सेंट्रली न्यूक्लियस होता है और लार्ज सेल होती है। तो आप इससे देख के पता लगा सकते हैं कि ये स्क्वेमस सेल है, और जो साइज़ होता है इसका लगभग एरिथ्रोसाइट के बराबर होता है। ठीक है, नाउ ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में मिलता है, मतलब इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स मिलती हैं। ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं, जैसे रीनल पेल्विस की लाइनिंग में, इसके बाद यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के भी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें, और साथ में यूरेथ्रा में। तो इसमें भी क्या होता है, ये स्क्वेमस सेल्स से थोड़ी छोटी होती हैं, स्क्वेमस सेल्स से थोड़ी सी छोटी होती हैं। इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल ही प्लेस्ड होता है, और जो ये जो सेल्स होती हैं इसके डिफरेंट शेप होते हैं, जैसे ये स्फेरिकल हो सकती है, क्योंकि मैंने ट्रांजिशनल बताया ना, ट्रांजिशनल मतलब जो शेप है उसका चेंज होता रहेगा। इसके बाद में हो सकता है कि ये टेल्ड टाइप की हों। इसके बाद अगर कम क्वांटिटी में मिलती है तो फिजियोलॉजिकल है, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है तो हो सकता है कि हमने कोई कैथेटर इंसर्ट किया हो, तो इस कंडीशन में ट्रांजिशनल मिले, या फिर किसी भी टाइप का डैमेज हुआ हो
है ना। या फिर मान लीजिए ट्यूमर बना हो, या फिर मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कहाँ पे, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया, रीनल पेल्विस की लाइनिंग में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में, तो ट्रांजिशन मिलेगी और फिर ये पैथोलॉजिकल हो जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो। फिर तीसरा आता है ट्यूबुलर सेल्स। ट्यूबुलर सेल्स जो कि ग्लोमेरुलस के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर ये ट्यूबुलर सेल्स मिलती हैं। इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स लाइक जैसे ट्राइंगुलर होता है या फिर स्फेरिकल होता है, और अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी एक सेंटर में नहीं होता, वो इसेंट्रिक होता है, यानी कहीं साइड में पड़ा हुआ होता है ना। ये सेल्स क्यूबाइडल होती हैं, थोड़ी सी क्यूब जैसी होती हैं, और अगर ये मिलती हैं तो दैट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल, हमेशा ही पैथोलॉजिकल कंडीशन में मिलेगी। जैसे इसका मतलब ये होता है कि ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो रही है और ट्यूब्यूल्स का डैमेज हो रहा है। जो ग्लोमेरुलस होता है ना, उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स का डैमेज होता है बिकॉज ऑफ मेटल पॉइजनिंग, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर मायोग्लोबिन के कारण, या फिर किसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के कारण, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस वगैरह का इन्फेक्शन है, या एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वगैरह है, कोई आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ है और उसका रिजेक्शन हो गया है, तब ट्यूबुलर सेल्स मिलती हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। बैक्टीरिया और यीस्ट मिलते हैं। तो बैक्टीरिया और यीस्ट जो है नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह के केस में मिलते हैं। साथ में ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं, जिसमें ग्लूकोज आता है, एसिडिक यूरिन होती है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनोसप्रेशन हुआ होता है, तो उन पेशेंट में, और कुछ पेशेंट जिनको वेजाइनल मोनिलियसिस की प्रॉब्लम है, तो इनमें जो है बैक्टीरिया और यीस्ट मिलते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया कैसा होता है, यीस्ट कैसा होता है। बैक्टीरिया बहुत छोटा होगा, यीस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा साइज़ में। और बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उसकी आप बाद में स्टेनिंग करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यूरिन में पैरासाइट्स मिल सकते हैं। ह्यूमन के केस में जो यूरिन में पैरासाइट होता है वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो होता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 3 फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है, और इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और ये वेजाइनल इन्फ्लेमेशन करता है। लेकिन मैं अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के केस में जो पैरासाइट्स मिलते हैं वो होते हैं स्टेफेनोरस डेंटेटस, देन डिक्टियोफाइमा रिनेल, देन कैपिलेरिया प्लीका, और माइग्रेटिंग लार्वा लाइक डायरोफाइलेरिया एमिटिस वगैरह जो होते हैं, ये भी यूरिन में मिलते हैं। इसके अलावा यूरिन में जो है म्यूकस मिलता है। म्यूकस एक टाइप का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की ग्लैंड से रिलीज होता है या ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। इन प्रोटीन्स का नाम होता है टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन। टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, ज़्यादा कोई डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली ये यूरिन में आता है। लेकिन यहाँ ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या ये हाइलाइन सिलेंडर्स तो नहीं है। नाउ जो नेक्स्ट यूरिन में आने वाला पार्ट है वो है सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स जो होते हैं ये नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट से रिलीज होते हैं, और दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन्स। तो ये जो है ट्यूबुलर सेल्स से एक्सक्रीट आउट होते हैं, सिक्रीट होते हैं, दे आर द ऑल्सो प्रोटीन्स। और ये कुछ स्पेसिफिक पैथोलॉजी होने के कारण ही आते हैं। जैसे ये एक्चुअल में बाइंड होते हैं विद द एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, और जब भी ये मिलते हैं सो डेफिनेटली कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। और ये कब निकलते हैं? ये रिलीज़ होते हैं जब ट्यूब्यूल्स डायलेटेड हो जाते हैं, ये तब निकलते हैं। जो सिलेंडर है वो हमेशा सेल्स के साथ होते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स के साथ। तो इन इरिथ्रोसाइटोयूरिया ऑफ ग्लोमेरुलर ओरिजिन, या फिर ल्यूकोसाइट्स के साथ में लाइक इन पाइलोनेफ्राइटिस। एपिथेलियल सेल्स के साथ में कंटेंट ट्यूबुलर सेल्स, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक डैमेज बाय हैवी मेटल्स। तो कभी कभी एपिथेलियल सेल्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं।
जब सेल्स रिलीज होती हैं एपिथेलियल सेल्स, तो ये हो सकता है टॉक्सिक डैमेज हो ड्यू टू हैवी मेटल्स, पॉइजन्स, ड्रग्स या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जैसा हमने पहले बताया था। तो ये डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या ये ल्यूकोसाइट्स हैं या कि एपिथेलियल सेल्स हैं, इसलिए मैं कहता हूँ स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये सिलेंडर्स बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इनको हम बैक्टीरियल सिलेंडर्स कहते हैं। तो ये कंडीशन तब बनती है जब पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हुआ हो। तो ये डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, लाइक ल्यूकोसाइटिक सिलेंडर्स, ये अनस्टैंड प्रिपरेशन में देख सकते हैं। ग्रेनुलोसाइटिक सिलेंडर्स, इसकी स्टेनिंग करना होती है तब ये दिखते हैं। देन वैक्सी सिलेंडर्स होते हैं जो इस टाइप के होते हैं। तो जब भी ये सिलेंडर्स मिलते हैं तो ये पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइलाइन सिलेंडर की बात करें, तो हाइलाइन सिलेंडर जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ही मिलते हैं एंड नॉन स्पेसिफिक टू रीनल पैथोलॉजी, लाइक जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर पाइलोनेफ्राइटिस है या क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसी है, इन कंडीशन में भी मिल सकते हैं अगर लार्ज अमाउंट में मिलते हो। तो लार्ज अमाउंट में हाइलाइन सिलेंड्रिकल्स मिलते हैं तो ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, पाइलोनेफ्राइटिस में, क्रोनिक रीनल इनसफिशिएंसीज में मिलते हैं। दूसरे होते हैं ग्रेनुलेटेड सिलेंडर्स, जैसा मैंने आपको बताया भी। तो ये दे आर कम्स फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर सेल लाइसोसोम्स और फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड ल्यूकोसाइट्स, है ना। इसके मिलने से ये पता लगा होता है कि क्या ट्यूबुलर डैमेज हुआ है, क्या ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है ग्रेनुलर सिलेंडर्स का। तीसरा मिलते हैं जो वैक्सी सिलेंडर्स हैं, ये वैक्सी सिलेंडर्स तब मिलते हैं जब क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ हो। क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में वैक्सी सिलेंडर्स मिलते हैं। तो simply put a Highline cylinder in the tubule, become granulated over time with a progressive unistasis in the tubule and a finally waxy। तो ऐसा है कि केवल हाइलाइन सिलेंडर है वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा ट्यूब्यूल वाले ग्रेनुलेटेड सिलेंडर्स में, और बाद में ग्रेनुलेटेड सिलेंडर्स प्रोग्रेसिव यूरिनरी डैमेज होता रहेगा तो वो कन्वर्ट होते हैं, और यूरिनरी स्टेसिस अगर हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वैक्सी सिलेंडर्स में। तो इस टाइप से हमने यूरिन एनालिसिस के तीनों पैरामीटर्स का इंटरप्रिटेशन कवर किया, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सेडिमेंट्स हमने स्टडी किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।